हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वेक्टर। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे थे उसकी पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है। सेकंड नंबर वीडियो वेक्टर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो के अंदर हमारे 2 से 3 कंसेप्ट रहेंगे और पहला हमारा जो कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ज़्यादा इसके अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर की थी। बस 1-2 चीज़ें ही हैं जो उस टॉपिक से अलग यहाँ पर आती हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाले जो वीडियो है वेक्टर #1 के नाम से, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उन सारी बातों को समझ लें तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? व्हेन 2 वेक्टर्स आर co-initial and inclined at some angle। जब आपके पास 2 वेक्टर हों और दोनों वेक्टर, कंडीशन ये है आपकी इस लॉ के लिए कि को इनिशियल होने चाहिए, मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए और किसी एंगल के साथ एक दूसरे के साथ वो इंक्लाइन होने चाहिए। जैसे डायग्राम बना लेते हैं एक बार इसका। मान के चलें ये है हमारा कोई वेक्टर नेम्ड एज वेक्टर ए, ओके, और दूसरा वेक्टर हम अगर इसके को इनिशियल मानते हैं तो दूसरा वेक्टर हम यहां पर मान लेंगे को इनिशियल वेक्टर बी। आप ध्यान से देखिए इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग से हमें काम करना पड़ेगा पिछले वाली थ्योरम के अलावा, कि आप वेक्टर बी के साथ बिल्कुल पैरेलल एक वेक्टर यहां से ड्रॉ कर देंगे बाय डॉटेड लाइंस, जो कि आपके वेक्टर बी के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इसके साथ पैरेलल भी हो और मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल भी हो। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर बी जो आपने अपनी तरफ से बनाया है। अभी यहां पर देखिए एक बार, आपको लगभग पहले जैसा मैटर मिल जाता है यहां पर कि एक वेक्टर की यहां पर टेल है और दूसरे वेक्टर का यहां पर हेड है, मतलब ये दोनों वेक्टर आपने ऐड कर रखे हैं यहां पर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जो अपोजिट ऑर्डर हम लिखते हैं उसी अपोजिट ऑर्डर के हिसाब से, और ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट यहां पर नेम्ड एज आर। यहां से ए से लेके बी तक आपका जो कंप्लीट एंगल है दिस इज नोन एज द थीटा, और रिजल्टेंट ए के साथ में यहां पर जो एंगल बना रहे हैं इसका नाम लिख देते हैं हम बीटा एंगल। क्लियर? ये जो एंगल थीटा है ये आपके ए और बी के बीच में है। इसी प्रोसेस से आप वेक्टर ए के एक पैरेलल वेक्टर यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपकी मर्जी है, आपके पास यहां पर 2 ट्रायंगल बन चुकी हैं। एक ट्रायंगल तो आपकी यहां से बन चुकी है और दूसरी ट्रायंगल आपकी यहां से बन चुकी है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को लेके और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको सोल्व कर सकते हैं, और लास्ट में जाने के बाद में आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा आपने पीछे किया था। R इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। आपका जो आंसर है रिजल्टेंट का, वो आंसर आपका एक बार फिर से सेम आने लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इस टॉपिक के अंदर हमारी कैलकुलेशन रहेगी वो कैलकुलेशन भी हमारी वही रहती है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए होती है। इसलिए आपको मैंने कहा है कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाले जो वीडियो है वेक्टर #1 के नाम से, आप उसको जरूर देखें। उसके अंदर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छी तरह से समझ लें। यहां पर हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करते थे, हम अपने पॉइंट के नाम लिख देते हैं O, P, Q एंड N। यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और इस तरह से हमारा जो डायग्राम है ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगला काम हम क्या करेंगे? हम करते हैं कि जो हमारी ये वाली वेक्टर लाइन है OQ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं नेम्ड एज द PM।
यहां से PM इस तरह से, ठीक है। और जो एंगल हमारा यहां पर बनेगा, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल का हम नाम लिख देंगे अल्फा। इतना काम हमें करना है उस टॉपिक के अलावा कि आप पॉइंट P से OQ लाइन के ऊपर PM नाम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहां पर आपका जो ये एंगल बनेगा, एंगल PQO, ये हमारा हो जाएगा अल्फा एंगल, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OQN। OQN देखिए ट्रायंगल कहां पे आपकी, OQN, ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है। ON, आपको ON की वैल्यू निकालनी है, तो ON की वैल्यू क्या होगी? अगर ON की आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू किसकी पता है? ON की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू पता किसकी है? हमें O क्या की वैल्यू तो पता है, जो R होती है, इज इक्वल टू कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है? ये हमारा बनता है भाई साइन बीटा। और ON की वैल्यू हमारी यहां से हो जाती है OQ साइन बीटा, या आप इसको लिख सकते हो ON को R साइन बीटा। इतना काम हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख के चले, यहां पे ON आपका ये है, ठीक है, और OQ हमारा ये रहा, और यहां पर हम एंगल कौन सा लेके चल रहे हैं? बीटा एंगल लेके चल रहे हैं। तो इसे हमारी ये वैल्यू आ जाती है ON इज इक्वल टू R साइन बीटा। अगर इसी प्रोसेस में, सॉरी भाई ये ON नहीं, ये QN है, सॉरी QN इज इक्वल टू R साइन बीटा, कि बीटा के सामने वाली ये आपकी ट्रायंगल लेके चले आप, OQN ये ट्रायंगल लें, ये आपका एंगल बीटा है, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, और OQ इसके सामने परपेंडिकुलर के बिल्कुल इन फ्रंट ये आपकी OQ हाइपोटेन्यूज हो गई। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा होता है। तो यहां से हमने उसको साइन एंगल हमारा बीटा है, तो हमने उसको बीटा एंगल लिख दिया, और QN की वैल्यू हमारी आ गई R साइन बीटा। इसके बाद में इन ट्रायंगल PQN, ये वाले ट्रायंगल PQN, आप एक काम करें, आप एक बार फिर से यहां से QN की वैल्यू निकाल लें। QN की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको वैल्यू किसकी पता है? हमें वैल्यू पता है भाई PQ की। क्या वैल्यू है? यहां से देखिए PQ क्या है, ये तो आपका वेक्टर B ही तो है, जो आपने इस वाले वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल में ड्रॉ किया था, वेक्टर B इज इक्वल टू, अब की बार कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है ये? अब की बार यहां से एंगल ये भी आपका थीटा ही है, यहां से हमारा बन रहा है ये साइन थीटा। तो QN की वैल्यू, PQ की वैल्यू आप पुट कर दें, यहां पर क्या वैल्यू आई? B साइन थीटा। देखिए आपके QN की एक वैल्यू आपके पास आ रही है R साइन थीटा, एक वैल्यू आ रही है आपकी B साइन थीटा, R साइन बीटा, और दूसरी आ रही है B साइन थीटा। आप एक काम कर लें, आप इन दोनों को बराबर पुट कर दें, जैसे R साइन बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा, और यहां से हम लिख सकते हैं R डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू B डिवाइड बाई साइन बीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस से हम PM की वैल्यू निकालना चाहें, यहां से ये जो हमारा PM है, दो अलग अलग ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम PM की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमारे पास PM की वैल्यू आएगी A साइन बीटा, और दूसरी हमारे पास वैल्यू आएगी B साइन अल्फा। आप कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? एक ट्रायंगल तो लेंगे हम ये ऊपर वाले भाई, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि PM है वो आपकी दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन साइड है। एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल ये है, इसके अंदर कॉमन साइड है, इसके अंदर है ये, और दूसरी वाले जो नीचे वाले ट्रायंगल है इसके अंदर भी है ये। तो दोनों ट्रायंगल के हिसाब से हम PM की वैल्यू निकालेंगे। हमारी वैल्यू आई PM इज इक्वल टू A साइन बीटा इज इक्वल टू B साइन अल्फा। आप निकालते टाइम में एक बात याद रखें, जो वैल्यू आपको निकालनी हो आप उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वैल्यू आपको दे रखी हो, जैसे जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे इसी के अंदर मान के चले आपको PM की वैल्यू निकालनी है, आपने PM को लिख दिया यहां पे, लेकिन दूसरी चीज जो है आपको किसकी वैल्यू पता है? हमें तो OP की वैल्यू पता है, तो PM डिवाइड बाई OP किया हमने।
और ये हमारा एंगल बीटा है, एंगल के सामने वाले साइड ये परपेंडिकुलर और ये हो गए हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा साइन के बराबर होता है। एंगल क्या है ये साइन बीटा, इसलिए मैंने लिखा पी एम डिवाइड बाई ओपी इज इक्वल टू साइन बीटा। लेकिन ओपी की वैल्यू कितनी है ए, तो पी एम की वैल्यू आ गई ए साइन बीटा। ऐसे ही आप ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर करेंगे, जिसकी आपको वैल्यू पता है उसको लिखेंगे ऊपर, सॉरी जिसकी आपको निकालनी है वैल्यू उसको लिखेंगे ऊपर, बाकी को लिखेंगे नीचे। तो पी एम बराबर है ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन एल्फा। ओके, यहां से हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए डिवाइड बाई साइन एल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। यहां पर देखिए आर डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा, और दूसरी इक्वेशन आई ए डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा। देखिए जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, मतलब आप इन तीनों को एक सही तरीके से अगर लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, हम इनको लिख देंगे आर डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ साइन। जो हमने वैल्यू निकाली है इसको लॉ ऑफ साइन के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ साइंस। क्लियर? दूसरी फॉर्म में अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ये बाद में हमें लेमिस थ्योरम के फॉर्म में मिल जाता है, लेमिस थ्योरम बन जाती है, उसके बारे में जिक्र करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल टाइम पर आप सिर्फ इस टॉपिक के बारे में ध्यान करें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो हमें कैसे करना है और उसका रिजल्ट है वो हमारा क्या रहेगा। स्पेशल केस अगर आप लिखना चाहें तो स्पेशल केस आप इसके लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपके पास दो को इनिशियल वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है, और अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो यहां पर आपके कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या बच जाएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पीछे वाली सारी टर्म हमारे 0 हो जाएगी क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 और 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो सारा 0 हो जाएगा। अगर यहां पर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखते हैं कि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। और अगर हम मान के चलें कि हमारा जो एंगल है दोनों के बीच में वो 180 डिग्री है तो आपका रिजल्टेंट है वो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी आ जाता है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सेम टू सेम आपके ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ही है, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है। अगर मान के चलें आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, मान के चलें आपके पास 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, और आप उनका एडिशन करने लगे, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका रिजल्टेंट है वो 0 आ जाए। वो चारों के चार आपके जो वेक्टर 3 हो 4 हो जितने वेक्टर हो वो सारे के सारे एक ही पॉइंट के ऊपर अगर काम करते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आपका पॉइंट है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसे इक्विलिब्रियम के अंदर कहा जाएगा, उसे जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाएगा। जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। अगर आपके पास तीसरा वेक्टर एक और हो और आपने उसको जोड़ने में क्या कर दिया, इस हिसाब से लिख दिया कि देखो जुड़ तो रहा है कि यहां पर भी देख लीजिए एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल है, यहां पर भी देख लीजिए एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल है, यहां पर भी देख लीजिए एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल है। लेकिन आपने क्या यहां पर रिजल्टेंट कोई वेक्टर बनाया है? अगर इस हिसाब से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा फोर्सेज काम करती हो, 4 से 4 ज्यादा फोर्सेज काम करती हो, तो अगर इस हिसाब से आप उनको दिखा देंगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा 0 के बराबर होता है। यह था आपका टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा कंडीशन फॉर द जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आगे इसके अंदर हम इसकी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।
जो वेक्टर की प्रोडक्ट है वो दो तरह की होती है। जो इसकी प्रोडक्ट होंगी वेक्टर के लिए वो दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं। पहली जो प्रोडक्ट है दैट इज नेम्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोई दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और बी, अगर आप उनको डॉट प्रोडक्ट से दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से इनके बीच में डॉट लग जाता है और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, अगर इस फॉर्मूला को खोलते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ए बी कोस थीटा। यहां पर इस ए का मतलब मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए, बी का मतलब मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बी, एंड एंगल थीटा इज द एंगल विद विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड और एक्टिंग। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। प्रोसेस सारी वही है, एंगल इन दोनों के बीच का जो एक्टिंग एंगल है वो ए यहां पर वेक्टर ए का मॉडुलस है और बी यहां पर वेक्टर बी का मॉडुलस है। अब इनके बीच में फर्क क्या है, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा। जब आप कोई दो वेक्टर आपके पास हैं और अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब आप कोई दो आपके पास कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और बी, और उनकी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास जो वेक्टर मिलेगा या रिजल्टेंट जो आपके पास रिजल्टेंट जो मिलता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, पहले हम डॉट प्रोडक्ट को शुरू करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसके फॉर्मूले से हमें एक बात तो समझ में आने लग रही है कि अगर कहीं से हमारा जो एंगल थीटा है अगर वो 0 डिग्री हो जाए तो उस टाइम पर हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलने का चांस है। ठीक है। अब वो किस तरह से मिलेगा, जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज 3i माइनस 4j प्लस 6k। आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने उनके एग्जांपल लिख दिए हैं यहाँ पे। अगर हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी पड़े तो उसके लिए हमें क्या सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम हमारा ये है, यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर k इंटू यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू 1। देखिए आपका एंगल थीटा है वो 0 डिग्री केवल तब हो सकता है जब x की x के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे। अगर y वाले की y के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि उस टाइम पर वो केवल y एक्सिस में रहेंगे, हमारा एंगल 0 डिग्री होने के पूरे चांस है। और k जो पॉइंट हमारा z का पॉइंट है उसकी z वाले से मल्टीप्लाई हो, ताकि उन दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री बना रह जाए। अगर हम बात करें वेक्टर i डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू 0 होता है। वजह, अगर इन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो i और j ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है, और ग्राफ के हिसाब से x और y के बीच में तो एंगल 90 डिग्री का होता है, और अगर इनके बीच एंगल 90 डिग्री का होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब सारा कुछ 0। अगर हम बात करें i और k के बारे में तो यहां भी इनके बीच एंगल 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहां पर 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें वेक्टर k डॉट वेक्टर i यूनिट वेक्टर i, तो ये भी हमारा 0 ही होता है, क्योंकि यहां पर भी इन दोनों के बीच में एंगल है वो हमारा 90 डिग्री रहेगा और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप इनको ऐसे लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट
3i माइनस 4j प्लस 6k। अगर आप इनको लिखना चाहते हो सूटेबल फॉर्म में, सही आपका आंसर निकालना चाहते हैं, तो i की मल्टीप्लाई i के साथ 2 3 या 6 और i डॉट i मैंने क्या बताया 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 3 4 जा 12 माइनस साइन माइनस 12 j डॉट j इज इक्वल टू 1 प्लस 4 6 जा 24 k इंटू k 124 और यहां पे आपका आंसर आ जाता है 18। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो आपका रिजल्ट आया है क्या उसके साथ x की डायरेक्शन है, y की है, z की है, उसके साथ किसी की डायरेक्शन नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड मिला है। तो इस बात को ध्यान से समझें कि जब आपके पास कोई दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर्स की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम वही अपने दो वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 6k। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जो आपकी डायरेक्शन है i j एंड k उनको लिखेंगे यहां पे i j एंड k। इसके बाद में नीचे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड किसका, ऊपर वाला जो वेक्टर इक्वेशन पहले उसके लिए लिखते हैं 2 3 एंड 4 और नीचे यहां पे 3 माइनस 4 एंड 6। क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए हमें इसका करवाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका कैसे करेंगे, यहां पर आपके सामने यूनिट वेक्टर है i, हम यूनिट वेक्टर i को यहां पे लिख देते हैं, अपना ब्रैकेट यहां पे लगा देंगे, ठीक है। जिस रो और जिस कॉलम के अंदर i यूनिट वेक्टर आया हुआ है आप उसको छोड़ देंगे। जैसे ये वाली रो है, इसके अंदर i आया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला कॉलम इसके अंदर आया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। आपके पास बचा सिर्फ ये मटेरियल। 3 की मल्टीप्लाई करवाएं 6 के साथ, कितना आता है 18, फिर लगाएं नेगेटिव साइन, ओके। 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू 4 है तो माइनस 16 होगा, तो यहां पर होगा माइनस 16, ओके। माइनस j, पहली टर्म आपकी पॉजिटिव, दूसरे वाली नेगेटिव। अब की बार क्या करना है, जिस रो और कॉलम के अंदर आपका j आया हुआ है हम उसको छोड़ देंगे। j आपका इस रो के अंदर तो कंपलसरी आया हुआ है और इस कॉलम के अंदर भी आया हुआ है, तो आपके पास बचा 2 3 4 एंड 6। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑल्सो 12, ओके। प्लस के एक बार फिर से इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। आपके पास ये बचा माइनस 8 माइनस 9, 2 4 जा माइनस 8, यहां पर माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। 3 इंटू 3 9 माइनस 9 हो गया। i इंटू प्लस माइनस माइनस यहां से हो गया प्लस, आपका ब्रैकेट ओपन होएगा तो 18 प्लस 16 34 i माइनस j इंटू 0, ये तो सारा 0 ही हो गया, प्लस k इंटू माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17। तो आपका आंसर हुआ 34i माइनस 17k। ध्यान से देखिए, जो आपने रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट में आपको x की डायरेक्शन मिली है और z की डायरेक्शन मिली है। मतलब मैग्नीट्यूड तो मिला ही मिला, लेकिन साथ में हमें यहां पर डायरेक्शन भी मिलने लग रही है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है
वो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है। ओके, आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करते हैं। एक दो टॉपिक इसके बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। और अगला जो चैप्टर आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको मोशन इन ए प्लेन कहा जाता है, उसको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।